Raj sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए जो बुक आपको रेफर करनी है, हाँ पीके नाग तो है, दो चार नाम और लिखवाना पड़ता ना, ताकि जनता को लगे मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ. अदरवाइज पीके नाग इज सफिशिएंट. पीके नाग, सेकेंड सेंजल बोल्स, और थर्ड वॉन वॉयलिन. ये तीनों में से कोई एक किताब आपके पास में होनी चाहिए, राइट? और कोई किताब आपको नहीं यूज करनी है. ज्यादा से ज्यादा आप एक चौथी किताब चाहो तो, अगर आप एक और ले लेता हूँ, सीपीआर हो रहा, ये तीन में बेसिकली ये तीन में से एक किताब आपके हाथ में होनी चाहिए. पीके नाग, सेंजल बोल्स या वॉन वॉयलिन, राइट? अब डिफरेंस भी बता देता हूं मैं क्या है. पीके नाग जो है वो कॉम्पैक्ट वर्जन है. जो चीजें सेंजल बोल्स और वॉन वायलिन में 1000 पेज में है, आप समझ लो कि वो चीज मेरे को पीके नाग में 300 पन्ने में मिल जाएगी. तो होल थर्मोडायनेमिक्स यू कैन ऑब्टेन इन पीके नाग. लेकिन समस्या ये होती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो चूंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट किया हुआ है पीके नाग में, इसलिए समझने में थोड़ी सी अपने को दिक्कत जाती है. लेकिन आप चूंकि सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए पीके नाग सबसे अच्छी किताब है, क्योंकि कम शब्दों में आपके काम हो जाएंगे, राइट? और पीके नाग मेरे ख्याल से आप लोगों के पास होगी भी, तो वो किताब अपने पास में होनी भी चाहिए, राइट? चलिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स की नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, हाँ, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और दूसरा तरीका होता है मैक्रो. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं. वन इज द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड सेकंड इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच? एटॉमिक लेवल पे जाके बात करते हैं. मैं बोला ना, किसी भी प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक यानी कि डिटेल में जाते हैं. अच्छा, ठीक है. और कोई? एटम की तुम जो बात कर रहे हो तो ठीक बात है कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे को एटॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी. लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको एटम से मत रिलेट करो. हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है. वन इज द माइक्रोस्कोपिक एंड वन इज द मैक्रोस्कोपिक. तो क्या है माइक्रोस्कोपिक तरीका और क्या है मैक्रोस्कोपिक? तो माइक्रोस्कोपिक अगर मैं तरीके की बात करता हूं तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में it is required to study the effect of all the elements of all the elements of the system and final result final result
is obtained by using statistical technique. माइक्रोस्कोपिक अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो सिस्टम के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का मेरे को बिहेवियर एनालिसिस करना पड़ेगा, उन सब का मेरे को बिहेवियर एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर उन सब के रिजल्ट का एवरेज लेकर यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करके मैं फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन कर पाऊंगा। चलो इसको एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से आप समझ लेते हैं तो आसान रहेगा। सपोज एक चैम्बर है, सपोज एक चैम्बर है और इस चैम्बर में n नंबर ऑफ एटम्स हैं और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को यहां पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, राइट? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक हुआ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और दूसरा हुआ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में अगर मेरे को यहां पे प्रेशर निकालना है तो ये जितने भी एटम्स हैं, ये एटम्स क्या हो गए, इस सिस्टम के एलिमेंट, इन सारे एटम की मेरे को स्टडी करनी पड़ेगी, इनका क्या इफेक्ट आ रहा है वो मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर इस सिस्टम के अंदर क्या प्रेशर होगा वो मैं स्टैटिकल सारे एलिमेंट के इफेक्ट को स्टैटिस्टिकल मेथड को से कंबाइंड करके फाइनल रिजल्ट बताऊंगा कि भैया प्रेशर इसके अंदर इतना होना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर मेरे को इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है तो सारे एटम का एनालिसिस करना है मेरे को और उसका जो इफेक्ट आ रहा है उसको कंबाइन करके मैं फाइनल रिजल्ट अपना बताऊंगा। बात समझ में आई? इसका मेरे को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करना है तो कैसे करेंगे? क्या गया? पूरे को सिस्टम तो मान ही चुका हूं, तो माइक्रोस्कोपिक में भी मेरा सिस्टम यही है, सिस्टम को थोड़ी ना बदल सकता हूं, सिस्टम पे आऊंगा मैं बाद में। सिस्टम तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, दिस इज माय सिस्टम, तो वो तो माइक्रोस्कोपिक में भी वही रहेगा और माइक्रोस्कोपिक में भी वही रहेगा। बेटा कुछ मत करो, यहां पे लगा दो एक प्रेशर गेज, राइट? यहां पे लगा दो एक प्रेशर गेज। मालूम चल गया प्रेशर आपको? मालूम चला कि नहीं मालूम चला? ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रेशर फाइंड आउट करना था। प्रेशर मिल गया आपको, राइट? अभी जब मैं यहां पे प्रेशर फाइंड आउट किया तो मेरे को ये मालूम चला गया कि ये एटम 1 क्या किया, एटम 2 क्या किया, एटम 3 क्या किया, एटम 4 क्या किया? नहीं, मेरे को क्या मिला? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में अप्लाई कर रहा हूं तो इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट of all the elements are observed। अंतर समझ आया? क्या अंतर हुआ? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहा हूं एमआई, तो मेरे को हर एलिमेंट की एनालिसिस करनी पड़ रही है, करेक्ट है? और मैक्रोस्कोपिक में मैं क्या कर रहा हूं, सबने मिलके क्या किया वो उसके इफेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे माइक्रोस्कोपिक में मैं इंडिविजुअल एलिमेंट की एनालिसिस कर रहा हूं और मैक्रोस्कोपिक में मैं क्या कर रहा हूं, इनने कंबाइंड होके क्या काम किया उसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक बात समझ में आई? ये कौन सा मेथड आसान है? एमआई नहीं, क्या तू क्या बोल, एम ए की एमआई? हाँ, प्रेशर गेज लगाने वाला कि एटम, प्रेशर गेज लगाने वाला आसान है। तो बच्चों एक चीज जानो कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो आसान है क्योंकि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग आसान है क्योंकि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। सिर्फ कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें या कुछ टॉपिक को छोड़ दें, जब हमको किसी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी को समझना होता है तो मेरे को एटॉमिक लेवल पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। मटेरियल साइंस सब्जेक्ट जब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को एटॉमिक लेवल पे जाने की जरूरत मेरे को पड़ती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हर सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप चले जाते हो एटॉमिक लेवल पे। यानी कि जो आपको अप्रोच आसान अप्रोच था उसको छोड़ के आप कठिन अप्रोच की तरफ जाओगे तो अननेसरी दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है दैट इज टोटली मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। अब दूसरा सवाल, इसमें तो किसी गधे को भी डाउट नहीं होगा कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, राइट? हाँ, तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि यार मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस आसान है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर एक चीज ये बताओ, फिर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने का जरूरत ही क्या है? कठिन काम क्यों कर रहे हैं जब सरल रास्ता मेरे पास में है? तो अरे यार क्या बात कर रहे हो, प्रेशर गेज लगा हुआ एक्यूरेट रिजल्ट क्यों नहीं आएगा रे भाई? बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा सारे एलिमेंट का। भैया प्रेशर गेज आपको सारे एलिमेंट का इफेक्ट निकाल के बता दे रहे हैं ना। हाँ, मैं हर जगह पे मैं हर जगह पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर सकता। कुछ ऐसी कंडीशन होंगी कुछ ऐसी कंडीशन होंगी जहां पे कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस संभव नहीं हो पाएगी। कैसे? देखो, अगर मान लो बच्चों कि यहां पे 5 एटम ही है, करेक्ट है? अब चूंकि यहां पे 4 या 5 एटम है तो एक एटम के कारण मेरा जो ओवरऑल इफेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक एटम में रैंडम मोशन बढ़ गया तो मेरा प्रेशर गेज का रीडिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 5 एटम है तो ये जो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर गेज लगाऊंगा दोस्तों, तो ये प्रेशर गेज मेरे को स्टेबल रीडिंग नहीं देगा, जबकि ये फ्लक्चुएट होता रहेगा हर समय। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे 5 एटम है तो एक एटम का रैंडम मोशन के कारण जो आपका प्रेशर गेज का रीडिंग था वो फ्लक्चुएट हो गया। तो ये जो आपने प्रेशर गेज लगाया है जो कि कंबाइंड रिजल्ट दे रहा है, वो कंबाइंड रिजल्ट एक आदमी के इफर्ट के कारण चेंज हो जा रहा है। उसका परिणाम मेरे को क्या मिलेगा कि ये प्रेशर गेज मेरे को स्टेबल रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा प्रेशर गेज के साथ में? मेरा प्रेशर गेज जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्यों हो रहा है ऐसा फ्लक्चुएशन? क्योंकि बहुत कम एटम इस सिस्टम में है और एक एटम का इफेक्ट पूरे रिजल्ट को चेंज करने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन सोचो अगर इसमें 1 मिलियन एटम हो, अब क्या होगा? अभी भी मेरा प्रेशर गेज फ्लक्चुएट करेगा क्या? अब एक एटम के बिहेवियर से कंबाइंड रिजल्ट पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मेरा सिस्टम बहुत छोटा है बच्चों, अगर मेरा सिस्टम बहुत छोटा है तो मैं वहां पर MACRO यानी कि मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहां मेरा कंपल्शन है कि मेरे को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पे जाना पड़ेगा। क्लियर हुई ये बात? बात समझ में आई? अगर सिस्टम देखो 5 एटम का है तो एक एटम का बिहेवियर मेरे पूरे रिजल्ट को चेंज कर रहा है, राइट? तो सिस्टम अगर बहुत छोटा है तो वहां पे अपन माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं कर सकते, MACRO नहीं कर सकते। वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा? वहां पे हमको करना पड़ेगा MICRO, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। इज दैट क्लियर? तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूम शुड एग्जिस्ट। कंटिन्यूम एग्जिस्ट, जब कंटिन्यूम एग्जिस्ट करेगा तभी जाकर मैं MACRO एनालिसिस कर सकता हूं। अब कंटिन्यूम क्या होता है मैं आऊंगा उस पर। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
मैं तुमको एक सिक्का दे रहा हूं और तुमको इस सिक्के को उछाल के ये पता करना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी तुमको मालूम नहीं है, करेक्ट। मैंने तुमको एक सिक्का दिया और बोला बेटा इस सिक्के को उछालो और मेरे को बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तुम क्या करोगे? एक बार सिक्के को उछाल के मेरे को बता दोगे कि सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100% है? क्या करोगे? अगर आप एक बार सिक्का उछालोगे, अब अपन कंटिन्यूम पे आते हैं, अगर आप एक बार सिक्का उछालोगे अगर आप एक बार सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं मान लो, तो एक बार सिक्का निकालने पे मेरे को रिजल्ट आया 100% टाइम हेड या 0% टाइम हेड। क्या ये रिजल्ट सही है? नहीं। अब अगर मैं 4 बार सिक्का उछालता हूं तब क्या होगा? अगर मैं 4 बार सिक्का उछालता हूं तो अभी देखो एक बार सिक्का उछाला तो इनके बीच का जो गैप था वो 1 का था। जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाऊंगा तो क्या होता जाएगा? अब इन दोनों के बीच का अगर 10 बार उछालते हैं तो हो सकता है कि 4 बार हेड आए, 4 बार टेल आए, सॉरी 6 बार टेल आ जाए, करेक्ट। लेकिन अगर मैं 1,000 बार उछालूं या 1,00,000 बार उछालूं तो क्या होगा? अगर 1,00,000 बार मैं उछालूंगा तो मेरे को 50,000 बार हेड और 50,000 बार टेल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओगे तो आपका रिजल्ट जो है वो सही होगा। क्लियर हुआ ये बात? एक बार सिक्का उछाल के रिजल्ट मेरे को मिल रहा है क्या? नहीं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहां पे है नंबर ऑफ ट्रायल्स या इसको हम कहते हैं वॉल्यूम, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाओगे आपका दोनों लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम होना शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर मान लो मैं 1,00,000 बार सिक्के उछाल देता हूं, देखो जब मैं सिर्फ एक बार सिक्का उछाला तो उस सिक्के के रिजल्ट ने पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर दिया। अगर हेड आ गया तो 100% टाइम हेड हो गया और टेल आ गया तो 0% टाइम टेल हो गया, करेक्ट है। लेकिन जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ाऊंगा तो अगर 7 बार हेड आया तो 3 बार टेल आएगा, यानी कि एक बार में जो डिफरेंस था वो 100 का था। जब मैं उस ट्रायल को 10 बार करूंगा तो वो डिफरेंस कम होगा। और अगर मैं उस ट्रायल को सिक्के को 1,00,000 बार उछालता हूं तो मेरे को 50% टाइम हेड और 50% टाइम टेल मिलेगा, क्योंकि उस समय एक ट्रायल का रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर हुई ये बात? ये बात समझ में आई? तो अब अगर अपन देखें तो दो हिस्से अपने को मिल रहे हैं। अगर ये वॉल्यूम या नंबर ऑफ ट्रायल्स इस नंबर से कम आ रहे हैं, वी डैश से कम आ रहे हैं, इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स वी डैश से कम होंगे तो क्या होगा? अगर ये नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आप वी डैश से कम रखते हो तो क्या होगा? तो होगा ये कि आपका रिजल्ट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अगर देखो मैं इतना वॉल्यूम लेता हूं तो मेरा रिजल्ट यहां से यहां तक फ्लक्चुएट करेगा। अगर अपन प्रेशर गेज की बात कर ले तो नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका फ्लक्चुएशन कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आप एक वॉल्यूम को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से बड़ा कर देते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एटम अब ओवरऑल रिजल्ट को प्रभावित करने की कंडीशन में नहीं रहेगा। तो ये वॉल्यूम से जब ऊपर होता है तब हम कहते हैं कंटिन्यूम एग्जिस्ट। कंटिन्यूम एग्जिस्ट। तो बच्चों मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए, MACRO मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट कंटिन्यूम शुड एग्जिस्ट। आई बात समझ में?
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बच्चों क्लियर है ये? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एक कॉमन एजम्पशन हमेशा हम लेके चलते हैं, एंड दैट एजम्पशन इज कि कंटिन्यूम एग्जिस्ट। और चूंकि कंटिन्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एटॉमिक लेवल में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? हम वहां पर MACRO मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि मैकेनिकल में जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो एटॉमिक लेवल में जाने से आप बचिए। आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते क्योंकि आप अननेसेसरी एटॉमिक लेवल में चले जाते हैं। जब आप एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो आप मैक्रोस्कोपिक की जगह माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने लगते हैं, जो कि मेरा काम नहीं है। आई एम सपोज टू डू द मैक्रो MACRO मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, अब कुछ कॉमन डेफिनेशन हैं, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। थर्मोडायनामिक सिस्टम, thermodynamic system surrounding and universe। आई होप सबको मालूम होगा क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या होता है भाई, बताओ आशीष, व्हाट इज सिस्टम? वेरी गुड। thermodynamic system is a fixed mass or volume which is considered for analysis। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जिस चीज की मेरे को एनालिसिस करनी है वो मेरा सिस्टम होगा। अब एनालिसिस में क्या कर सकता हूं? एनालिसिस में किसकी कर सकता हूं? या तो मैं फिक्स्ड मास की एनालिसिस कर सकता हूं या फिक्स्ड वॉल्यूम की एनालिसिस कर सकता हूं। अगर मेरा सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास है, अगर मैं फिक्स्ड मास को सिस्टम मानता हूं, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं सिस्टम टेक्निक। अगर मेरा सिस्टम जो है वो फिक्स मास का है तो उसको हम कहते हैं सिस्टम टेक्निक। और अगर फिक्स्ड वॉल्यूम का है, फिक्स्ड वॉल्यूम को अगर मैंने सिस्टम माना है तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक। कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक। जिस चीज की हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सिस्टम है। अब एनालिसिस किसकी करूंगा? या तो मैं किसी मास के एनालिसिस करूंगा या किसी वॉल्यूम के एनालिसिस करूंगा। अगर मास के एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिस्टम टेक्निक, और अगर हम फिक्स्ड वॉल्यूम के एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम टेक्निक, राइट? चलिए, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है सिस्टम का। सिस्टम के बाद अगर सिस्टम समझ गए तो सराउंडिंग समझ लेते हैं। एवरीथिंग एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के, अगर ये बॉटल मेरा सिस्टम है तो इस बॉटल को छोड़ के बाकी सब कुछ जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग, एंड देन इट कम्स द यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम कहते हैं यूनिवर्स। राइट? There is a one more term which is known as system boundary which separates system and
सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं सिस्टम बाउंड्री। समझ गए बच्चों क्या है सिस्टम? समझ गए? चलो देखते हैं कितना समझे। ये एक बकेट है, इसके अंदर एक हीटिंग कॉयल है, ये हीटिंग कॉयल है। यहाँ पे एक चलो इतना ही रखते हैं, वाटर है, दिस इज हीटिंग कॉयल एंड दिस इज एम्बियंट। क्या है यहाँ मेरा सिस्टम? हाँ तो अभी क्या है, वाटर सिस्टम है कि कॉयल सिस्टम है कि बकेट सिस्टम है? हाँ वेरी गुड, बड़े होशियार बच्चे हो यार तुम लोग, नहीं तो आधे बच्चे तो मेरा ऐसे सर खा जाते हैं। सर ये है, ये दरवाजा सिस्टम है कि ये एसी सिस्टम है कि पंखा सिस्टम है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आधा दिमाग मेरा घूम जाता है। ये सवाल नॉनसेंस क्वेश्चन है। सिस्टम क्या होता है? जिसकी मैं एनालिसिस करता हूं। तो भैया मैं किसकी एनालिसिस करूंगा, उससे पहले मेरे सामने प्रॉब्लम तो होनी चाहिए। मेरे सामने पहले प्रॉब्लम तो होगी, तब तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं एनालिसिस किसके करने जा रहा हूं। अभी मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं दिया है, वैसे पूछोगे साइकिल सिस्टम है कि एसी सिस्टम है कि पंखा सिस्टम है, उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। जब तक मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक मैं सिस्टम कैसे डिफाइन करूंगा? सिस्टम वो चीज होती है जिसकी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, राइट? तो क्या एनालिसिस करना है, इसके लिए मेरे सामने पहले प्रॉब्लम तो आनी चाहिए। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक सिस्टम का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि फाइंड आउट द टेम्परेचर चेंज ऑफ द वाटर। तो अभी क्लियर हो गया कि मेरे को वाटर का टेम्परेचर चेंज निकालना है, तो मेरा वाटर जो है वो सिस्टम बन गया। और वाटर सिस्टम बन गया तो उसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो कुछ भी है वो सराउंडिंग बन गया। एकदम क्लियर हो गया। सवाल मेरा ये हो गया कि व्हाट इज द हीट ट्रांसफर बाय द हीटिंग कॉयल। तो अभी मेरा हीटिंग कॉयल जो है वो मेरा सिस्टम बन गया, और वाटर और एम्बियंट बाकी सब कुछ जो है वो मेरा सराउंडिंग बन गया। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जिसकी आप एनालिसिस कर रहे हो वो आपका सिस्टम है, और किसकी आप एनालिसिस कर रहे हो ये तो तब डिसाइड होगा ना जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं है तब तक सिस्टम और सराउंडिंग का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एनी डाउट टू एनीबॉडी? दोस्तों यहां तक क्लियर है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। We know everybody knows about it. First is isolated system. What is the definition of isolated system? Neither no energy or mass can transfer. यानी कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा। Right? So an isolated system is the system of the fixed energy and the fixed mass. Can you give me an example? अब यूनिवर्स में अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं तो सब कुछ आ गया। सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी ट्रांसफर होगी, और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लिया तो एनर्जी कांस्टेंट हो गई। सिस्टम से सराउंडिंग को मास ट्रांसफर हो सकता है, और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मैंने फिक्स कर लिया तो मेरा यूनिवर्स के लिए मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों जीरो हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यूनिवर्स इज द एग्जांपल ऑफ द आइसोलेटेड
system. Universe is the example of the isolated system. Then second we have the closed, आएगा थर्मल फ्लास्क भी आएगा. Closed system, closed system, energy transfer is possible, but no mass transfer. Energy transfer is possible but no mass transfer. Definition simple है, example बताओ. There is only one example. अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो जहां आपको क्लोज सिस्टम लिखा हुआ मिल गया, आपके दिमाग में सिर्फ एक एग्जांपल आना चाहिए. ये क्या होगा? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. क्या ये बोतल जो है वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल नहीं है? लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में सिर्फ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आना चाहिए. देखो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर मैं दिमाग में रखता हूं तो ये बॉटल भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का ही पार्ट बन गया. ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है. अभी क्या होगा? या तो ये पिस्टन मूव करेगा, और अगर मान लो इस पिस्टन को मैं फिक्स कर दूं, यहां पे एक पिन लगा के इसको फिक्स कर दूं, तो ये क्या बन गया? ये क्लोज वेसल बन गया, यानी कि एक बोतल बन गया. दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. तो आपके, लेकिन अगर आप पिस्टन क्लोज सिस्टम को बॉटल समझते हो तो वहां पे आपके पास पिस्टन नहीं रहेगा जो मूव कर सकता है. तो जब भी आप क्लोज सिस्टम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो कि अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लोज सिस्टम क्या हुआ? क्लोज सिस्टम के लिए मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. तो व्हेनेवर आई से दैट द सिस्टम ऑफ अ फिक्स्ड मास, और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो इट इज अ क्लोज सिस्टम. और क्लोज सिस्टम का मतलब हुआ कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की बात यहां पर हो रही है. क्लियर हुआ बच्चों? जब भी क्लोज सिस्टम आपको लिखा हुआ मिल रहा है, आपके दिमाग में सीधा एक स्ट्राइक करना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी एक्चुअली क्लोज सिस्टम नहीं है. कैसे नहीं है? क्योंकि यहां पे दो वॉल्व रहते हैं, एक इनलेट वॉल्व और एक आउटलेट वॉल्व. जब इनलेट वॉल्व खुला है तो इसके अंदर एयर आ रही है तो मास ट्रांसफर हो रहा है, और आउटलेट वॉल्व खुला है तब भी मास ट्रांसफर हो रहा है. तो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी क्लोज सिस्टम का एग्जांपल नहीं है. वो कब होगा? जब दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे, देन ओनली इट विल बी द एग्जांपल ऑफ द क्लोज सिस्टम. इज दैट क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं. क्लोज सिस्टम मतलब सिंपली हम बात कर रहे हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की. क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, इसके बाद आता है ओपन सिस्टम. बोथ mass and energy can cross system boundary. जहां पर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सकता है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम? हाँ, फ्लो थ्रू पाइप. जितने डिवाइसेस जानते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, सबके नाम बोलते जाओ. थर्मोडायनामिक्स में जितनी डिवाइसेस पढ़ी हैं सबके नाम बोलते जाओ और लिखते जाओ उसको. नोजल, नोजल हो गया, डिफ्यूजर हो गया, जितने नाम जानते हो सब लिख. बॉयलर, टरबाइन,
पंप, कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, तो फैन, ब्लोअर, सब कुछ जो है दैट इज द ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का सिर्फ एक एग्जांपल है, वो है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। इज दैट क्लियर? All other devices are the example of the are the example of the open system, जहां पे एनर्जी और मास दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए अब कुछ और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, हाँ अरे प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं पता मेरे को, इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं पता मेरे को। हाँ क्या पॉइंट होता है? कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट कहां से आ गया यहाँ पे भी? वो तो एग्जाम्पल है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का, पर प्रॉपर्टी क्या होता है? चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है वो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, राइट? नहीं समझ में आया होगा? अपन सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे? हाँ एक्स, ये एक्सिस दिया हुआ है एक्स और वाई, कैसे डिफाइन करोगे इस पॉइंट को? ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग पॉइंट है? 1 और 2 पे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे, करेक्ट है? तो ये पॉइंट को कौन डिफाइन कर रहा है? पॉइंट को कौन डिफाइन कर रहा है? इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो आपने करना क्या है, कंसीडर सिस्टम एज अ पॉइंट। सिस्टम एज अ पॉइंट, सिंपली समझने के लिए कि क्या होता है सिस्टम, सिस्टम को आप समझ लो पॉइंट, और अगर सिस्टम पॉइंट है तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज जो है वो सिस्टम को डिफाइन कर रही है। पॉइंट को कौन डिफाइन करता है? तो प्रॉपर्टीज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स। सिंपल सा डेफिनेशन एकदम। सिस्टम को आप एक पॉइंट मान लो, अब पॉइंट को डिफाइन कौन करेगा? पॉइंट को डिफाइन करेगा कोऑर्डिनेट। तो सिस्टम को कौन डिफाइन कर रहा है? सिस्टम को डिफाइन कर रहा है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर? चलिए अब एग्जांपल अपन देखते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। अब अगर मान लो मेरे को लिखा है कि प्रेशर इज 5 बार, तो मैं यहां से 5 बार की एक लाइन खींच दिया, राइट? और मेरे को वॉल्यूम लिखा है से 1 मीटर क्यूब पर केजी, तो मैं यहां से 1 मीटर क्यूब पर केजी की एक लाइन खींच दिया। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किए ये मेरे को मिल गया स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम।
तो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कम से कम मेरे पास में दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि प्रेशर 5 बार है तो मेरे को मेरा स्टेट मिल रहा है क्या? क्योंकि सिस्टम का स्टेट क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट अ पॉइंट, जिसको मैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी टेबल पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, थर्मोडायनामिक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मेरे को कम से कम दो प्रॉपर्टी चाहिए सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। अब मान लो कोई भी एक प्रॉपर्टी बदल गई तो क्या होगा? प्रेशर 5 बार की जगह 6 बार हो गया, क्या होगा? सिस्टम का स्टेट यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा। यानी कि कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी अगर चेंज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में? सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? any change in thermodynamic property is change in the state of the system. क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि आप सिस्टम के स्टेट को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हो और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो। इफ यू चेंज एनी थर्मोडायनामिक इफ यू चेंज एनी कोऑर्डिनेट तो पॉइंट चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, इसका मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हो चुका है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बच्चों क्लियर है ये? चलिए, तो अब जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप की प्रॉपर्टी में डिवाइड करते हैं। वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, which depends on mass of the system वो प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है उसको मैं डिफाइन करूंगा बाद में। इसके एग्जांपल हैं, याद रखिएगा एग्जांपल। कैपिटल यू, क्या होता है कैपिटल यू? कैपिटल यू यानी कि इंटरनल एनर्जी। कैपिटल एच, हाँ कैपिटल एच को हम कहते हैं एंथैल्पी। वॉल्यूम एंड एस, एंट्रोपी। तो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो अभी के लिए अगर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वॉल्यूम या एंट्रोपी लिखा हुआ है तो मेरे को इतना समझ में आना चाहिए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या? इनके चेंज होने से सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा, राइट? कैपिटल लेटर से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मास पर डिपेंड करती है, करेक्ट? दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। which does not depend on mass of the system। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी तो मास पे डिपेंड कर रही है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी, तो मास पे डिपेंड कर रहा है।
नहीं भाई, ये मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। मास को डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो ये रेशो जो है ये तो कांस्टेंट हुआ। करेक्ट है। अभी मान लो इसके अंदर वाटर है तो इसका डेंसिटी कितना है, 1000 kg/m³। अब इसके अंदर अगर 2 लीटर पानी आएगा, 2 kg पानी डालूंगा तो डेंसिटी बदलेगा क्या? डेंसिटी बदलेगा क्या? डेंसिटी विल रिमेन सेम, राइट। तो डेंसिटी हो गया। एंड ऑल स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, specific extensive properties, specific extensive properties। अब स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसके मास से डिवाइड कर दो, सिस्टम के मास से डिवाइड कर दो, तो वो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स मास is known as specific volume, and specific volume is extensive volume is extensive property, but specific volume is intensive property. Is that clear? So in short, we can convert all the properties in terms of intensive properties. जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर मैं उसको सिस्टम के मास से डिवाइड कर देता हूं तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, अब बात यहां पे लिखा हुआ है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करता है। और यहां पे किताब में लिखा हुआ था प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो मैंने भी लिख दिया प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन मेरे को एक डाउट है, ये एक चैम्बर है, राइट। इसके अंदर एयर भरी हुई है, इसके अंदर एयर फिल है, इसका मास है, अभी जो मास है वो 1 kg है, टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, करेक्ट। और एक इक्वेशन होती है, इसको अपन कल की क्लास में शायद डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। वो होता है PV इज इक्वल्स टू mRT। इसका वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का वो 1 मीटर क्यूब है, करेक्ट। अब ये कंटेनर के वॉल्यूम को मैं 1 मीटर क्यूब फिक्स कर देता हूं, राइट। और R जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, वो एयर के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। टेम्परेचर 300 केल्विन है, मैं 300 केल्विन ही रखता हूं। 1 kg की जगह इसमें मास में 2 kg कर देता हूं। प्रेशर क्या कांस्टेंट रहेगा? रहेगा। अरे मेरे भाई, अभी मान लो, चलो अभी मास यहाँ पे 1 kg है और प्रेशर जो है सिस्टम में, प्रेशर जो है सपोज वो 1 बार है, ठीक है। वॉल्यूम को मैंने चेंज नहीं किया, कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो सेम रहा, टेम्परेचर जो था वो सेम रहा, करेक्ट है। मास को 1 kg से बढ़ा के 2 kg कर दिया, क्या होगा? प्रेशर बेटा 1 बार से बढ़ के 2 बार होगा हुआ ना। तो मास को डबल किया तो प्रेशर डबल हो गया। तो किताब में गलत लिखा हुआ है कि प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो अभी इस पे ज्यादा जोर मत डालो, जब अपन हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे एट दैट टाइम आई विल आस्क अगेन दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे, अगर देखो किताब में लिखा हुआ है कि प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मास को 1 kg की जगह 2 kg कर दे रहा हूँ, तो मेरा प्रेशर 1 बार से बढ़ के 2 बार हो रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ। मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछूंगा तुमसे जब हम हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर का चैप्टर पढ़ेंगे। वो टाइम पे मैं सवाल आपसे दोबारा पूछूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी है। चलिए, क्या गलती करी है वो अपन बाद में देखेंगे। सही तरीका क्या है पता करने का, बड़ा सिंपल तरीका है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है।
इसको पता करने का बहुत सिंपल तरीका मेरे पास में है। आप एक सिस्टम कंसीडर कर लो। इस सिस्टम में अभी प्रेशर है सपोज 1 बार, टेम्परेचर है 300 केल्विन, एयर भरी हुई है इसके अंदर, और इसका वॉल्यूम है से 2 मीटर क्यूब। करेक्ट? एक चैम्बर है, एक कमरा है, इस कमरे में एक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब मेरे को ये पता करना है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है। करेक्ट? तो मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे सिस्टम में एक इमेजिनरी लाइन खींच दे रहा हूं। एक्चुअल लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी पार्टीशन है। इस पार्टीशन ने क्या किया, मेरे सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस लाइन ने मेरे सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, S1 और S2। राइट? अब ये इमेजिनरी पार्टीशन खींचने से प्रेशर अब S1 और S2 में अलग अलग आएगा। S1 में प्रेशर 0.5 बार और S2 में प्रेशर 0.5 बार हो जाएगा। हाँ या नहीं? हाँ, 1 बार ही रहेगा। टेम्परेचर क्या होगा, 150 केल्विन और 150 केल्विन हो गया। अभी एयर का टेम्परेचर था 300 केल्विन था, ये इमेजिनरी पार्टीशन डालने से वो 150 और 150 हो गया क्या? नहीं हुआ। वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब था, 20 से लाइन खींची है, तो अब क्या S1 और S2 की वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब रही क्या? नहीं। अब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो गया। बात समझ में आई? ये इमेजिनरी लाइन खींचने से मेरा प्रेशर सिस्टम के अंदर का चेंज हुआ क्या? चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज हो गया क्या लाइन खींचने से? लेकिन ये इमेजिनरी पार्टीशन डालने से अब मेरा वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इमेजिनरी पार्टीशन से जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई वो क्या कहलाएगी? जो प्रॉपर्टी चेंज हो गई इमेजिनरी पार्टीशन से, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज नहीं हुई दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बच्चों क्लियर है ये पॉइंट? तो सिंपल सा डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। बाय ड्राइंग an imaginary partition in the system, the property which changes due to partition is extensive property, is extensive property. करेक्ट है? इज दैट क्लियर? तो वो प्रॉपर्टी जो इमेजिनरी पार्टीशन को ड्रॉ करने से चेंज हो जा रही है वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज दैट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। करेक्ट है? तो कभी भी आपको पता करना हो कि कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव, तो इमेजिनरी पार्टीशन ड्रॉ कर लो। अगर उस इमेजिनरी पार्टीशन ने प्रॉपर्टी को चेंज किया तो वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ ये बात? चलिए, नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक path and process. Thermodynamic path and process. देखो, अभी मेरा सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम जो था वो P1 V1 था।
करेक्ट। अब कुछ समय के बाद मेरे सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो P2V2 हो जाता है, यानी कि सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ, राइट। पहले स्टेट मेरा 1 था, अभी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, राइट। अब सिस्टम का जब स्टेट 1 से 2 हुआ तो सिस्टम डायरेक्टली 1 से 2 पे जंप करके तो नहीं गया होगा, राइट। ये बीच में किन्हीं और स्टेट से होता हुआ आया होगा। अगर इन सारे पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर दें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, थर्मोडायनामिक पाथ। सो थर्मोडायनामिक पाथ is locus of all the points passed by system during change of state तो थर्मोडायनामिक पाथ कब ड्रॉ होगा, जब सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। सिस्टम का स्टेट चेंज हुआ तो उन बीच के सारे पॉइंट्स को अगर अपन ज्वाइन कर लें तो जो लोकस अपने को मिला उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक पाथ। इज इट क्लियर? तो चलिए, अब थर्मोडायनामिक पाथ के बाद दूसरा टर्म आता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस is nothing but thermodynamic path which can be easily defined। तो बच्चों प्रोसेस भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोसेस जो है वो भी चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, टेम्परेचर और एंट्रोपी। टेम्परेचर और एंट्रोपी हम जानते हैं दो प्रॉपर्टी है, राइट। मेरा सिस्टम जो है वो 1 से 2 पे गया, राइट। क्या ये 1 से 2 जो है ये लाइन, इसको मैंने जो ज्वाइन किया तो मेरे को एक थर्मोडायनामिक पाथ मिला। इस थर्मोडायनामिक पाथ को मैं डिफाइन कर सकता हूं आसानी से। ये 1-2 पाथ क्या है, इस 1-2 पाथ के दौरान मेरा एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जो था वो टेम्परेचर कांस्टेंट था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिख रहा है कि नहीं, है क्या ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चेंज ऑफ स्टेट 1 से 2 को, लेकिन इस दौरान आपकी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं वो कांस्टेंट थी। तो ये जो 1-2 पाथ है इसी को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो पाथ था, दिस पाथ इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ अब मैं एक दूसरा पाथ ले लेता हूं 1-3। अब ये 1-3 को भी मैं आसानी से डिफाइन कर सकता हूं। 1-3 जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है, लेकिन इसको मैं डिफाइन भी कर सकता हूं आसानी से। इस पाथ में मेरा एंट्रोपी जो था वो कांस्टेंट था, तो इसको हम कहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देन अगर मैं पीवी डायग्राम बना लेता हूं, पीवी कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, तो ये लाइन ए बी को मैं क्या कहूंगा, ए बी में मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहा तो ए बी इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस।
AC is known as isochoric process. ये एक प्रोसेस है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट से। इसको हमने डिफाइन किया है इक्वेशन PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट से। तो PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो प्रोसेस बेसिकली है क्या? प्रोसेस जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो वहां पे मेरे को सिस्टम की प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ जानकारी मिल जा रही है। अब जैसे मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो बेसिकली वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब मैं आइसोथर्मल बोल दे रहा हूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इस पाथ चेंज में सिस्टम का टेम्परेचर जो है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, वन मोर प्रोसेस दैट इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। When the initial and final state of the system is same, यानी कि सिस्टम जहां से चालू हुआ वापस वहीं पहुंच गया, तो उसको हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। मैं ए से बी पे गया, डज इट ए साइक्लिक प्रोसेस? ये साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि मेरा सिस्टम पहले ए पे था, वो बी पे चला गया। स्टेट बी से हम सी पे आ गए। अभी ये साइक्लिक प्रोसेस है? नहीं। लेकिन अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, अब जिस पॉइंट से आप गए थे वहीं उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो दिस इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? सो आज की क्लास में जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो अपने मेमोरी में आपको फीड करना है, क्लोज सिस्टम बोले तो मास वास नहीं रे भैया, क्लोज सिस्टम बोले तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सीधा मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। करेक्ट है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करती है, और जो 4 इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे को दिमाग में रखनी है: एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। करेक्ट है? इस कैपिटल एच को अगर मैं स्मॉल एच लिख दूं तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी यानी कि H डिवाइडेड बाय इट्स मास। करेक्ट है? तो अगर मैं स्मॉल एच लिख देता हूं तो ये बन जाता है स्पेसिफिक एंथैल्पी, और ये कन्वर्ट हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। इज दैट क्लियर? तो सारी प्रॉपर्टीज को हम अल्टीमेटली इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भी तो। इसके अलावा प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। राइट? तो ये चीज अपने को याद में रखनी है। HUSNV क्या है? ये प्रॉपर्टी है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, यानी कि इनमें कोई चेंज करूंगा तो सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। इज इट क्लियर? P and T are also the property, but these are the intensive properties. We can convert all the extensive property in intensive property. True or false? सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को उसके मास से हम डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी को मास से डिवाइड कर दिया तो स्पेसिफिक एंथैल्पी बन गया। वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दिया तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया। तो सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड करके हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी का चेंज हो रहा है,
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। किसी भी प्रॉपर्टी में अगर कोई चेंज हुआ तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। उस स्टेट को चेंज को अगर ज्वाइन करने वाले सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको सिस्टम थर्मोडायनेमिक पाथ मिल जाता है। और वो पाथ को अगर अपन आसानी से डिफाइन कर पाते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, so we call it the isothermal process. If it is written that during the change of state the volume remain constant, then it becomes the isochoric process. तो process is nothing but the change of state. Process कुछ नहीं है, change of state को ही represent कर रहा है. This point is clear to everybody? तो अभी तक जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो कल दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। 99.99% लोग इसका डेफिनेशन या तो जानते नहीं है, और जानते हैं तो बहुत भयंकर कंफ्यूजन रहता है। बहुत नामी गिरामी मास्टर लोग पढ़ाते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इज रिवर्सिबल। बेसिकली बाय द डेफिनेशन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन अलग है और रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन अलग है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में हम लोग जब पीके नाग की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल को इंटरचेंजेबल टर्म में यूज करता है। तो ऐसा क्यों होता है? डेफिनेशन दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो कल की क्लास में वी विल डिस्कस व्हाट इज द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाई अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, राइट। तो कल की क्लास में अपन क्वासी स्टैटिक और रिवर्सिबल को डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस किया है वो